नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बने गैंगस्टर विकास दुबे की आज एनकाउंटर में मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस और साथ ही एसटीएफ विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी। कानपुर हाईवे पर कानपुर से कुछ ही दूरी पर एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और इस गाड़ी में विकास दुबे भी सवार था। पुलिस का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे से सरेंडर कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद पुलिस की टीम विकास दुबे को लेकर हैलेट अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से पहले हादसा हुआ और उसके बाद भागने की कोशिश विकास दुबे ने की और उसके बाद जब उसे गोली लगी तो अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उसे ठीक 8:15 पर मृत आज घोषित कर दिया गया है। गैंगस्टर का आज काम तमाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द ये बन चुका था और आखिरकार आज इसे मार दिया गया है। और चलिए इस मामले को और बेहतर समझने के लिए 3 जुलाई से लेकर अभी तक जो घटनाक्रम हुआ उसकी कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 जुलाई की ये तस्वीरें, जहां पर 8 पुलिसकर्मी की हत्या की गई और उसके बाद 4 जुलाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कानपुर के शिवली गांव में ये छिपा हुआ था। 5 जुलाई की उसके बाद तस्वीरें, जहां पर शिवली गांव में ही ये छिपा रहा विकास दुबे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 6 जुलाई की अगर बात की जाए तो 6 जुलाई को ट्रक से औरैया ये पहुंचा विकास दुबे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 7 जुलाई की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद ये पहुंच गया और फिर उसके बाद 8 जुलाई को फरीदाबाद में विकास दुबे को देखा गया और उसके बाद उज्जैन में गिरफ्तार हुआ। आखिरकार 9 जुलाई को जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, उज्जैन से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कानपुर में उसका एनकाउंटर 10 जुलाई को। चलिए संवाददाता विशाल और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित का फिलहाल रुख कर लेते हैं। किया था उस दौरान भी उससे पूछताछ हुई थी। तो जितेंद्र अभी जो बात बता रहे थे उसको अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुकी होंगी। हमें ये मान के चलना है कि उसके इनकाउंटर से पहले 10 से 12 घंटे तक वो पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस के पास था, पुलिस की छानबीन में था, पुलिस की पूछताछ उससे लगातार हो रही थी। पुलिस ने उससे तमाम इस तरह के सवाल पूछे जिन सवालों पे अभी जितेंद्र और हम सब चर्चा कर रहे थे कि क्या वो नाम उसने बताए, कौन सा राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त था। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफर पुलिस के साथ तय किया तो बिल्कुल पूछताछ हुई होगी और बहुत सारे ऐसे खुलासे भी हुए होंगे और इसी का ही इंतजार कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पूरी बात है वो खुलकर मीडिया के सामने आ सके, जिससे आम जनता तक ये पूरा घटनाक्रम भी पहुंच सके और ये भी पता चल सके कि किस तरीके से वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा, कौन कौन से राज्य वो गया, कौन कौन से राज्य उसने क्रॉस किए। ये बहुत महत्वपूर्ण अब जांच पड़ताल हो जाती है और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। वहीं विकास दुबे एनकाउंटर पर अब सियासत जो है वो भी शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा और साथी अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अपराधी का अंत हुआ, उसको संरक्षण देने वालों का क्या होगा। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है, कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया है। आपको बताते चले लगातार अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव की बात की जाए तो ये आरोप लगाया है कि कार जो है वो पलटी नहीं है, राज खुल जाते सरकार के, इसीलिए सरकार पलट जाती। ये एक आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है।
चलिए संवाददाता विशाल लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी विशाल। के दम पर ही ऋचा दुबे लगातार यहाँ पर जिला पंचायत की सदस्य बनती रही है, चुनाव जीतती रही है और तमाम उन कामों में ऋचा दुबे की भी संलिप्तता रही है विकास दुबे के साथ साथ। तो पुलिस ने सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली है ऋचा दुबे के माध्यम से कि विकास दुबे से कौन कौन मिला था, उसके एक दिन पहले क्या हुआ था। राहुल तिवारी ने जो शिकायत की थी, तहरीर दी थी, उस तहरीर के बाद जब उसको विकास दुबे ने बुलाया था एसओ विनय तिवारी के साथ में अपने घर पर, तो उस वक्त और कौन कौन लोग मौजूद थे। क्योंकि जब हमने राहुल तिवारी की मां से बातचीत की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि विकास दुबे ने राहुल तिवारी को बहुत बुरी तरह मारा पीटा था और जो पुलिसकर्मी थे चौबेपुर थाना क्षेत्र के, उनको एक कमरे में बंद कर दिया था जिसमें एसएचओ विनय तिवारी जो कि उस समय के एसएचओ थे वो भी शामिल थे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे सच सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, जो विकास दुबे को इतना आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुए थे। क्योंकि विकास दुबे बिल्कुल ऐसी तमाम तरीके की चीजें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं और भी खुलासे होने, ये उम्मीद लगातार जताई जा रही है कि और भी खुलासे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस की ओर से की जाएगी तो और भी चीजें सामने आएंगी। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस को विकास दुबे की मां ने कहा कि नहीं जाना चाहती कानपुर, विकास से मेरा कोई संबंध नहीं है। विकास की मां का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनकाउंटर में मारा जा चुका है विकास दुबे की मां से पुलिस ने कानपुर जाने के बारे में जब पूछा तो विकास दुबे की मां ने बोला कि मैं कानपुर नहीं जाना चाहती हूँ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास से कोई संबंध हो इस चीज के लिए मना विकास दुबे की मां ने कर दिया है। जी विशाल लगातार बने हुए हैं। जी विशाल। विकास दुबे की मां की कोई गलती नहीं है कि विकास दुबे अपराधी बना। विकास दुबे अपने कर्मों से अपराधी बना। विकास दुबे जल्द फेमस होने के लिए अपराधी बना। विकास दुबे राजनीति में अपने रसूख को बढ़ाने के लिए अपराधी बना। इसमें विकास दुबे की मां की कोई गलती नहीं है और इसीलिए विकास दुबे की मां ये अब कह रही है कि विकास दुबे से उनका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आप सोचिए उस मां पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिस बच्चे को उसने पाला था। वो 8 पुलिसकर्मियों की अगर हत्या कर दे, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाए, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। अमन जी बिल्कुल, देखिए उनकी मां का बयान सामने आया है, विकास दुबे की मां का बयान सामने आया है और ये कहा है कि विकास से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाहिर तौर पर विकास की मां की या फिर परिवार के किसी भी सदस्य की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं हो सकती। ये विकास अपनी स्वेच्छा से इस तरीके का अपराधी बना और खुद की मर्जी से वो इस तरीके के अपराधों को अंजाम देता था। फिलहाल विकास की मां का जो बड़ा बयान सामने आया है वो ये है कि विकास से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं कानपुर नहीं जाना चाहती हूँ। और चलिए अब आपको बताते चलते हैं कि 9 जुलाई को क्या क्या हुआ। 9 जुलाई सुबह 7:30 बजे की बात की जाए तो उज्जैन महाकाल मंदिर में विकास दुबे को देखा गया। 9 जुलाई सुबह 8:15 पर यानी कि 8:15 बजे की बात करें तो उज्जैन महाकाल मंदिर में गिरफ्तार विकास दुबे हुआ और उसके बाद 9 जुलाई को दिन में पूछताछ हुई। 9 जुलाई को शाम को 7:15 बजे एमपी पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सौंप दिया विकास दुबे को। 9 जुलाई की शाम 7:30 बजे की बात की जाए तो यूपी एसटीएफ विकास को लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई और 10 जुलाई जो सबसे महत्वपूर्ण तारीख इस पूरे मामले को लेकर 10 जुलाई है। 10 जुलाई को सुबह विकास दुबे मारा गया। एनकाउंटर में ये विकास दुबे 10 जुलाई को मारा गया। कानपुर हाईवे पर ये बताया गया कि जिस तरीके से जो घटना हुई, गाड़ी का हादसा हुआ, उसी गाड़ी में विकास दुबे सवार था और उसके बाद जब मौका देखकर भागने की विकास दुबे ने कोशिश की और उसके बाद पिस्टल, जो पुलिस के अधिकारी वहां थे, एक पिस्टल वहां से छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में जो विकास दुबे है उसे ढेर कर दिया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया विकास दुबे को। और चलिए सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं जहां से संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए आखिरकार जो खात्मा है वो इसका किया जा चुका है, लेकिन अब मां का भी बयान सामने आया है और ये कहा है कि मेरा विकास दुबे से कोई कनेक्शन नहीं है और कानपुर जाने के लिए भी विकास दुबे की जो मां है उन्होंने मना कर दिया है। फिलहाल और क्या जानकारी आपके पास?
बिल्कुल देखिए, विकास दुबे की मां जो है पहले से ही उनके साथ नहीं रहती थी और उन्होंने पहले ही कहा था कि वो उनका कोई संबंध नहीं है। 8 सालों से वो अपने छोटे बेटे के साथ, उसके परिवार के साथ लखनऊ में उनके आवास पर रहती थी। विकास दुबे से उन्होंने एक तरह से संबंध तोड़ लिया था और जब जिस दिन विकास दुबे ने इस वारदात को अंजाम दिया था तब भी उनकी मां ने कहा था कि ये उसने गलत है, हमें बेटे को फांसी की सजा होनी चाहिए। आज जब वो एनकाउंटर मारा गया है तभी वो उनका बड़ा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती है और वो कहती हैं कि मुझे कानपुर नहीं जाना। दूसरा जो अपडेट है उसको लेकर अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह मौजूद हैं। वो पूरी इंसिडेंट्स को ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे ये इनकाउंटर हुआ, पूरी जो कहानी है इनकाउंटर की वो मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है। कानूनी पहलू क्या क्या होंगे उससे भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा रहा है। कुछ घंटों बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले को ब्रीफ करेगी, डिटेल ब्रीफिंग होगी पुलिस की कि कैसे इस इंसिडेंट्स को अंजाम ये इंसिडेंट्स हुआ। हालांकि अब तक जो कहानी सामने आई है उसमें पुलिस ने जो बताया है उसके आधार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर लगातार इस एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में सवाल उठा रही हैं। जी विनोद, देखिए जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि जब उज्जैन से उसे कानपुर लाया गया तो इस दौरान भी बहुत ज्यादा पूछताछ उससे की गई। तो अब ये सवाल बन रहे हैं कि क्या और भी विकास दुबे ने कोई और खुलासे किए हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या अपडेट है आपके पास? पुलिस की ओर से जानकारी मीडिया को कब इसकी दी जाएगी? देखिए, अभी चूंकि मुख्यमंत्री की टीम 11 की बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद ही ब्रीफिंग की बात होगी और उम्मीद की जा रही है कि पोस्ट लंच जो है करीब 1:30 से 2 बजे के बीच ब्रीफिंग की जा सकती है। जब पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास होगी उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ करेगी। सीनियर अधिकारी इस मामले में सीएम से कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही ये ब्रीफिंग का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ, उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। जो खुलासे विकास दुबे ने किए थे पूछताछ में, वो इनकाउंटर के दिन की कहानी उसने जरूर बताई थी, जो कल सोर्सेज के हवाले से सामने भी आई थी कि इनकाउंटर के दिन क्या हुआ, कैसे उसने गोलियां चलाई। उसने कहा कि उसने सीओ जो शहीद देवेंद्र मिश्रा हैं उसने नहीं मारा, पास से उसके बाकी साथियों ने उनको बेहद करीब से गोली मारी थी, इसीलिए उनका जो पूरा चेहरे का आधा हिस्सा था वो उड़ गया था, जिसको बाद में कहा कि गला काटने की कोशिश की। उसने ये भी कबूल किया कि पैर को उसके काटने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो उसके पैर को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते थे। वो कहते थे कि वो लंगड़ा है और इस बात से उसे चिढ़ थी, इसीलिए उन्होंने पैर पर भी उसने वार किए थे, पैर को काटने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल विनोद, और ये भी खबर सामने है कि जो 4 पुलिस के जवान हैं वो भी जख्मी हुए हैं। क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार है? इसके लिए कोई अपडेट फिलहाल आपको मिल पा रहा है? क्या उनको मामूली चोटें आई हैं इस हादसे के बाद? देखिए, ये जो पुलिस वाले घायल हुए हैं वो उसी एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिसमें जो गाड़ी पलटी थी, जो उसी गाड़ी में सवार पुलिस वाले थे और उसी दौरान उनको चोटें आई हैं, हल्की चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा गहरा जख्म नहीं है। फिलहाल सभी जो चारों पुलिस वाले हैं वो हैलेट हॉस्पिटल में कानपुर में हैं और आईजी की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि 4 पुलिस वाले जो है इसमें घायल भी हुए हैं। पुलिस ने ये भी कहा था कि जब विकास को घेरा गया तब उसने फायरिंग की, लेकिन क्रॉस फायरिंग में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और इसी गोलियों से वो घायल हुआ। हालांकि इसमें पुलिस वाला कोई घायल हुआ इसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है। जो 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि एक्सीडेंट की वजह से उनको चोटें आई हैं। उसके बाद उन्हीं की पिस्टल लेकर विकास दुबे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। उसके बाद उसने फायरिंग पुलिस पर शुरू की और पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में अपने आप को बचाने के कवायद में गोलियां चलाई, जिससे वो घायल हुआ। उसके बाद अस्पताल भर्ती कराया जहाँ जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है। जी। और विनोद, अगर कल की बात की जाए तो जिस तरीके से हमने देखा उज्जैन में जब उसे पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं वो बार बार ये बता रहा था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, और ये धमक उसकी नजर आई। और फिलहाल विशाल भी लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, जगह बन जाती है, उनको लगता है कि जेल से पूरे सिस्टम को चलाना उनके लिए और आसान हो जाता है और फिर उसके बाद उनके वकील उनकी जमानत करा के, क्योंकि कोई गवाही इनके खिलाफ देने को तैयार नहीं होता है, सारे गवाह मुकर जाते हैं, तो उसके बाद जेल से बाहर आ जाते हैं, मामलों में बरी हो जाते हैं और फिर से बाहर निकलकर ये दिखाते हैं इन अपराधियों का जो अगर आप इनकी मानसिकता को देखेंगे समझेंगे तो ये इस तरह होता है। जब ये जेल से बाहर आते हैं तो इनके समर्थक इनका इस कदर स्वागत करते हैं जैसे इन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, और उसके बाद एक नए ढंग से ये अपराध को शुरू करते हैं और लोगों के अंदर ये डर पैदा करते हैं। देखिए, हमने इतने लोगों की हत्याएं कर दी और हमारा सिस्टम कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और हम फिर से बाहर आ गए, और इसीलिए विकास दुबे जैसे अपराधी पनपते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, सिर्फ
एक विकास दुबे नहीं यूपी में मौजूद है, पूर्वांचल में खास तौर पर ऐसे न जाने कितने विकास दुबे मौजूद होंगे जिन्हें पुलिस कर्मियों का, सिस्टम का, नेताओं का पूरा सहयोग मिलता है। और यहाँ पर जो एक सवाल सबसे बड़ा है और सबसे वाजिब है वो यही है कि विकास दुबे की मदद करने वाले वो लोग कौन हैं, क्योंकि विकास दुबे के साथ ये राज जरूर दफन हो गया, लेकिन जिस बात का जिक्र अमन भी कर रहे थे कि उज्जैन से लेकर कानपुर तक इस दौरान लगभग 8 से 9 घंटे का वक्त था और जरूर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस ने विकास दुबे से पूछताछ की होगी, उनसे पूछा होगा किन लोगों ने तुम्हारी मदद की और कैसे यहां से सूचनाएं लीक हुई और कौन लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन चीजों को सार्वजनिक करना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो गवाह है वो बार बार मुकर जाते हैं, इसी तरीके से पहले भी देखने को मिला जब उसके घर के आसपास लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो भी बार बार मुकर जाते हैं, कि कुछ भी उसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। तो यही कहीं ना कहीं नजर आता है कि कितनी धमक और कितना ज्यादा दबदबा लोगों में उसका खौफ बनाया हुआ था। जी विशाल। अमन जी विशाल। अमन देखिए, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर उस दिन भी विकास दुबे मरता तो भी सवाल उठता और विकास दुबे आज भी मरा है तो भी सवाल यही सबसे बड़ा है कि विकास दुबे के मदद करने वाले लोग कौन हैं। विकास दुबे से उन नामों को जो एसटीएफ और यूपी पुलिस ने जाना है वो बाहर आना बेहद ज़रूरी, नहीं तो वो जो इसके आका हैं वो दूसरा विकास दुबे पैदा कर देंगे। एक विकास दुबे ज़रूर मर गया है, लेकिन उनके लिए ऐसे विकास दुबे को आगे बढ़ाना बहुत मामूली बात होती है, क्योंकि जब संरक्षण मिलता है नेताओं का, अधिकारियों का, पुलिस कर्मियों का, तो कोई भी व्यक्ति अपराध की दुनिया में इतने चरम पर पहुंच जाता है कि वो पीछे सब कुछ भूल जाता है। उसका उदाहरण विकास दुबे है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि विकास दुबे को मदद करने वाले लोगों की बात जरूर सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, लगातार सवाल यही उठाए जा रहे हैं। एनकाउंटर उसका हो चुका है, मारा उससे जा चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि कौन ऐसे लोग थे जो उसकी बार बार मदद करते थे। पहले भी वो काफी बार जेल गया, लेकिन उसे बार बार रियायत दी जाती थी और ये भी खबरें सामने आई हैं कि वोट बैंक की कुछ लोग राजनीति करने के लिए उसका सहयोग करते थे। और जिस तरीके से ये भी सामने आया कि जो पहले वो एक आम आदमी हुआ करता था और उसके बाद धीरे धीरे करके वो राजनीति में सक्रिय होने लगा। उसने अपने तमाम जो घर वाले हैं उनको कहीं का प्रधान बनाया, अलग अलग डेजिग्नेशन उनको पॉलिटिक्स में ही दी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं सामने आया कि राजनीति बहुत ज्यादा मदद उसकी की जाती थी और एक दबदबा उसका इतना ज्यादा था कि उसके हिसाब से सारी कानून व्यवस्थाएं चलाई जाती थी। ये बहुत बार अलग अलग मामलों में, चूंकि बहुत सारे संगीन मामले उस पर दर्ज थे, जेल भी वो गया, जमानत उसकी फिर हो जाती है, फिर रियायत उसको वापस दी जाती है। लेकिन जब 8 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं तो ये मांग उठने लगती है कि अब इन पुलिस जवानों की शहादत का बदला लिया जाए और यही बदला एनकाउंटर आज जिस तरीके से किया गया, यही एक सटीक जो है बदला शहादत का हो सकता था। इसके अलावा जब हमने ये भी सुना कि जो घर वाले, जिन लोगों के जो शहीद हुए उनके घर वाले हैं, उनका भी बयान सामने आया कि आज उन्हें चैन और राहत की सांस मिली है। तो ये दिन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्होंने उनको खोया है, जिन लोगों को खोया है उनका बिल्कुल जो उनको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये दिन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि एक तरीके से शहादत का बदला यहां पर लिया गया। और विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपको मिल पा रही है मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल तो अभी बैठक चल रही है। बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कब ब्रीफ करेगी। लेकिन जिस तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, खासतौर पे इसके पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर, कहा जा रहा था कि विकास इसलिए बन पाया, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी इसलिए बन पाया क्योंकि उसे पॉलिटिकल संरक्षण था, पॉलिटिकल कनेक्शन थे, उसके नेताओं से संबंध थे, उसके अधिकारियों से संबंध थे और इसीलिए वो इतना बड़ा बन पाया, इतना दुर्दांत बन पाया कि उसने पुलिस पर फायरिंग की। आप खूब इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जिस अपराधी को इस बारे में जानकारी 2-2.5 घंटे पहले मिल जाती है कि आज पुलिस उसके घर पे दबिश देने के लिए आ रही है, उसे पकड़ने के लिए आ रही है, उसके बावजूद वो पुलिस भागता नहीं है, पुलिस का इंतज़ार करता है और ये कहता है कि इस बार आएंगे तो उनसे बदला लिया जाएगा, लाशें बिछा दी जाएंगी। और वैसा करता भी है। जैसे पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, अपने साथियों के साथ घेर कर बड़ी बर्बरता के साथ उनकी निर्मम हत्या करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास दुबे किस सोच का था, कितना खतरनाक था और उस इलाके में उसकी दहशत कितनी थी कि कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। इवन जब वो फरार हो गया, इसके बावजूद भी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल
विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा देते हैं जो लोग, जो पुलिसकर्मी पहले जब ये वारदात हुई तो उसमें शहीद हुए, उसके बाद वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं जो पुलिसकर्मी आज जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वो जवान जो शहीद इस पूरी वारदात में हुए, शहीद देवेंद्र कुमार मिश्र, डिप्टी एसपी बिल्हौर के, ये उस पूरी वारदात में शहीद हुए। शहीद महेश यादव एसओ शिवराजपुर के, शहीद देवेंद्र कुमार मिश्र, डिप्टी एसपी बिल्हौर। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उन लोगों की जिनकी शहादत देखने को मिली। और ये आज सुबह की तस्वीरें, जो पुलिस के जवान आज जख्मी हुए, ये आज की तस्वीरें। हादसा जब हुआ उसके बाद ये वो पुलिसकर्मी हैं जिन्हें मामूली चोट आई है, जिनका उपचार फिलहाल चल रहा है। एम्बुलेंस की ये तस्वीरें, एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं उनकी ये तस्वीरें। और चलिए एक बार फिर से इस पूरे मामले को बेहतर समझने के लिए शुरू से घटनाक्रम आप तक पहुंचाएंगे। 3 जुलाई से किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से क्या-क्या घटनाक्रम हुए। 3 जुलाई की सबसे पहले बात करेंगे। 3 जुलाई को 8 पुलिसकर्मी की हत्या की गई और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 4 जुलाई पर चले तो 4 जुलाई को कानपुर के शिवली गांव में ये विकास दुबे छिपा। 5 जुलाई को भी वहीं पर यानी कि शिवली गांव में ये विकास दुबे छिपा रहा। और उसके बाद 6 जुलाई की बात करते हैं। 6 जुलाई को विकास दुबे ट्रक से औरैया पहुंचा और उसके बाद 7 जुलाई को फरीदाबाद पहुंचा। 8 जुलाई को ये फरीदाबाद में देखा गया यानी कि फरीदाबाद में मौजूद था। उसके बाद 9 जुलाई जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, 9 जुलाई को आखिरकार बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद उज्जैन में ये गिरफ्तार हुआ। और 10 जुलाई जब इसका एनकाउंटर किया गया, हादसे के बाद मौका देखकर भागने की ये कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर इसका किया। गोली, ये पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में था लेकिन इसके बाद जब जवाबी फायरिंग की गई तो ये मारा गया। सीने में विकास दुबे के गोली लगी। और चलिए संवाददाता विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, देखिए जिस तरीके से कल हमने देखा उज्जैन में गिरफ्तार किया गया लेकिन एक असमंजस की स्थिति कल से बनी हुई है क्योंकि ये पहले बताया गया कि उसने सरेंडर किया और इस तरीके से सरेंडर किया कि मैं हूं विकास दुबे, अपनी पहचान उसने खुद बताई। लेकिन कल रात को यह खबर सामने आई कि उसने पहले पहचान छुपाने की कोशिश की लेकिन बाद में जब उसे पहचान लिया गया उसके बाद उसने अपनी धमक दिखाते हुए कहा कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। क्या स्थिति ये क्लियर हो पाई है कि पहले उसने अपनी पहचान बताई या फिर जब उसे पहचान लिया गया उसके बाद उसने बताया कि मैं ही हूं विकास दुबे? इसके लिए कोई जानकारी विनोद? देखिए, विकास दुबे एक बड़ा सवाल था उत्तर प्रदेश के लिए और अभी भी वो है। जब जिंदा था तब भी वो सवाल था, जब एनकाउंटर हुआ तब भी उस पर सवाल उठे, जब एनकाउंटर के बाद उसने फरारी काटी तब भी सवाल लगातार उठते रहे कि कौन उसे बचा रहा है, कैसे बचा रहा है। जब हरियाणा पहुंचा तब भी सवाल उठे कि हरियाणा तक कैसे पहुंच गया, पुलिस क्या करती रही। जब वो MP के उज्जैन विनोद बने रहिए हमारे साथ। एक बार आपको रोकना चाहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो दर्शकों तक पहुंचानी है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था सिस्टम में कई लोगों ने इसकी मदद की थी, कई लोग इसके मददगार थे, कई नेता भी थे, कई ऑफिसर्स भी थे और कई पुलिसकर्मी भी थे। कुछ इसने क्या ऐसी चीजें बताई जो अब तक साझा कर सकें आप? देखिए, अभी जो पुलिसकर्मी इसकी गाड़ी में बैठ करके गए थे, हमारे इंस्पेक्टर गए थे, 2 SI गए थे, वो इस एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो रास्ते में उसने क्या क्या बातें बताई हैं, ये सब बातें इन लोगों के जानकारी में हैं। जैसे ही ये हॉस्पिटल से सही होकर के बाहर निकलेंगे हम इनसे वार्ता करेंगे और पूरी चीज़ें नोट करेंगे कि रास्ते में इसने क्या क्या बातें पुलिसकर्मियों को हमारे बताई। मोहित जी, क्या इसको बचाने वाले इसके मददगार भी पकड़े जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। जिन लोगों ने शरण दी है, इसको रुकवाया है, इसको भगाने वहाँ तक पहुँचवाने में मदद की है, वो सब लोग हमारे रडार में हैं और उन सबको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है किन लोगों ने इसको बचाने की कोशिश की? क्योंकि कैसे ये कानपुर से फरीदाबाद तक पहुँच जाता है, वहाँ से उज्जैन पहुँच जाता है, इसके कुछ वकील भी लखनऊ से पहुँच जाते हैं, ये क्या पूरी कहानी है? देखिए, सब पूरी जाँच चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी इसके शरणदाता हैं, इसमें मददगार हैं, वो सब जेल चले जाएंगे। पहले दूसरी गाड़ी में दिखा, गाड़ी में दिखा
देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है। लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीनकर भाग जाते हैं, ये कैसा संयोग है सर? देखिए, यही जानकारी सामने आई कि जो पुलिसकर्मी उसके साथ उस गाड़ी में मौजूद थे वो फिलहाल जख्मी है, उनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है और जब वो कुछ बताने के लिए ठीक हो पाएंगे तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।